हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नर्सिंग में। और आज हम बात करने वाले हैं ECG के बारे में, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो इसके थ्रू हम किसी भी व्यक्ति के हृदय की जो इलेक्ट्रिक एक्टिविटी होती है उसको देखते हैं। ये एक तरह का ग्राफ वाला टेस्ट होता है। इसमें जो रिपोर्ट आती है वो एक ग्राफ में आती है। किसी भी व्यक्ति का हार्ट प्रॉपर फंक्शन कर रहा है या नहीं कर रहा है उसको देखने के लिए हम ECG करवाते हैं। तो आपने नॉर्मल सुना होगा, कोई भी डॉक्टर होता है, अगर किसी भी व्यक्ति को हार्ट रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है, दिल से संबंधित किसी भी तरह की समस्या होती है, जैसे अगर उसको हाइपरटेंशन की समस्या हो रही है या फिर उसको रैपिड हार्ट बीट की समस्या हो रही है, पाल्पिटेशन हो रहा है, तो उस दौरान जो डॉक्टर होता है वो प्रिस्क्राइब करता है कि आप जाके पहले अपना ECG करवाइए। तो ECG के थ्रू हम जान सकते हैं कि जो हार्ट है वो प्रॉपर फंक्शन कर रहा है या नहीं कर रहा है। लेकिन जो नॉर्मल व्यक्ति होते हैं उनको नहीं पता होता कि जो ग्राफ है उसमें हम किस तरह से किसी बीमारी को जान सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम इसी बात पे चर्चा करेंगे कि अगर जो ECG होती है, जो ग्राफ पैटर्न निकलता है, रिपोर्ट जो निकलती है ग्राफ पे, उसको आप कैसे जान सकते हैं कि आपको कौन सी बीमारी हुई है। एक नॉर्मल व्यक्ति भी इस वीडियो को देखने के बाद जान सकता है कि ECG की रिपोर्ट को कैसे देखा जाता है, कैसे पढ़ा जाता है। तो चलिए बिना इस वीडियो को शुरू करते हैं। अभी स्क्रीन पे आपको एक ग्राफ दिख रहा होगा। ये जो ग्राफ होता है इसी में ECG की रिपोर्टिंग देखी जाती है। ये जो ग्राफ होता है ये एक सेगमेंट में होता है। एक सेगमेंट के बाद दूसरा सेगमेंट, दूसरे के बाद तीसरा सेगमेंट, इसी तरह से सीक्वेंस में ये ग्राफ के थ्रू निकलता रहता है। तो एक सेगमेंट से लेकर दूसरे सेगमेंट की जो दूरी होती है वो 0.20 सेकेंड होती है। जैसे अगर हम यहाँ पे जो भी सेगमेंट होता है उसका सिर्फ एक सेक्शन ले तो कुछ इस तरह से होता है। ये क्या है? ये एक सेक्शन है, ये सिर्फ एक सेगमेंट है। इसके बाद फिर कंटिन्यू ये शुरू हो जाता है। अब यहाँ से क्या होगा कि दूसरा सेगमेंट स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ से इस तरह से ये दूसरा सेगमेंट स्टार्ट हुआ और इसी तरह से ये सेगमेंट स्टार्ट होता रहता है, रिपीट होता रहता है। बार बार यही सेगमेंट क्या होते हैं, ग्राफ में हमको दिखाई देते हैं। तो आज हम ECG को समझने के लिए जो भी ECG का ग्राफ होता है उसका सिर्फ एक सेगमेंट लेंगे। तो ये जो यहाँ पे एक सेगमेंट से दूसरे सेगमेंट की ये दूरी है, ये जो दूरी होती है एक सेगमेंट से दूसरे सेगमेंट की, वो कितनी होती है? 0.20 सेकेंड। ये यहाँ पे जो उभार जैसा दिख रहा है कहीं कहीं पे, ये क्या होते हैं? ये जो हार्ट के रिदम्स होती हैं या फिर हार्ट की जो वेव्स होती हैं उन्हीं के बारे में ये बताता है। तो इसको हम कैसे जानेंगे? तो इसके कुछ अल्फाबेटिकल टर्म्स होते हैं जिनके थ्रू हम इसको जानते हैं। इन अल्फाबेट्स का कोई वैल्यू नहीं होती है, बस इसको एक तरह से यहाँ पे पॉइंटेड किया गया है जिसके थ्रू हम आसानी से इसको समझ सकें। तो इसमें क्या होता है, अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ होता है P सेगमेंट, Q, R, S एंड T। तो ये P, Q, R, S, T सेगमेंट होते हैं, यही बार बार रिपीट होते हैं। जैसे ये क्या, ये एक सेगमेंट है। अब इसके बाद जब यहाँ से स्टार्ट होगा तो फिर P, Q, R, S एंड T, इसी तरह से ये रिपीट होता रहता है। तो ये जो P और R के बीच की दूरी होती है इसको हम बोलते हैं PR इंटरवल। इसको हम बोलते हैं PR इंटरवल। और यहाँ पे जो QRS होता है, QRS होता है, इसको बोलते हैं QRS कॉम्प्लेक्स, QRS कॉम्प्लेक्स। इसके बाद ये जो T होता है, तो S और T जो सेगमेंट होते हैं इनको बोलते हैं ST इंटरवल। इसको बोलते हैं ST इंटरवल। तो तीन चीजें हमने देखी। यहाँ से P और R के बीच का जो सेगमेंट होता है इसको बोलते हैं PR इंटरवल। उसके बाद ये क्या है? QRS, ये क्या है? कॉम्प्लेक्स है, QRS कॉम्प्लेक्स है। नेक्स्ट क्या है? S से लेकर T के बीच में ये क्या है? ST इंटरवल, इसको बोलते हैं ST इंटरवल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं P की। तो P क्या है? P एक वेव्स होती है। P वेव्स कब ओरिजिन होती हैं? जब एट्रियम जो होता है, जैसे अगर हम देखें तो हार्ट में क्या होते हैं? 4 चेम्बर होते हैं। इस तरह से 4 चेम्बर होते हैं। हार्ट का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, 4 चेम्बर होते हैं। तो ये क्या है? एट्रियम है, ये वेंट्रिकल है। एट्रियम है, वेंट्रिकल। 2 एट्रियम होते हैं और 2 वेंट्रिकल होते हैं, राइट एंड लेफ्ट। तो राइट में क्या है? राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। लेफ्ट क्या है? लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। तो जब ब्लड एट्रियम में आता है, चाहे राइट की बात करें चाहे लेफ्ट की बात करें, जब ब्लड एट्रियम में आता है और एट्रियम से वेंट्रिकल में जाता है तो उस दौरान जो ये P वेव्स होती हैं ये ओरिजिन होती हैं, ये दिखाई देती हैं और इसी को हम बोलते हैं आर्टेरियल डीपोलराइजेशन। इसको बोलते हैं
आर्टेरियल डीपोलराइजेशन, आर्टेरियल डीपोलराइजेशन। नेक्स्ट अगर हम बात करें QRS जो कॉम्प्लेक्स है उसकी, तो जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है, जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उस दौरान QRS जो वेव्स होती हैं वो अपीयर होती हैं या फिर ओरिजिन होती हैं, जिसको हम बोलते हैं वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन, वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन। तो ये कब देखने को मिलता है, जब ये जो वेंट्रिकल है ये क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, या फिर जो ब्लड है वो वेंट्रिकल से बंडल ऑफ ब्रांच में आता है, तो उस दौरान क्या देखने को मिलता है, ये जो QRS कॉम्प्लेक्स है ये ओरिजिन होता है, जिसको हम बोलते हैं वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन। नेक्स्ट अगर हम बात करें T की, तो जब ब्लड जो ये वेंट्रिकल होते हैं, वेंट्रिकल में जब ब्लड वापस आ जाता है तो उस दौरान जो ये T वेव्स होती हैं ये अपीयर होती हैं, जिसको हम बोलते हैं वेंट्रिकल रीपोलराइजेशन। तो यहाँ पे तीनों चीजें क्लियर हो गई। अगर हम देखें P की, तो P वेव्स कब ओरिजिन होती हैं, जब ब्लड ये एट्रियम में आता है या फिर वेंट्रिकल में आता है, राइट या लेफ्ट किसी भी साइड आए, एट्रियम में ब्लड आएगा और वेंट्रिकल में आएगा, तो उस दौरान जो वेव्स अपीयर होती हैं उनको हम बोलते हैं P वेव्स, क्योंकि उस दौरान क्या होगा, P वेव्स ही ओरिजिन होती हैं, वही दिखाई देती हैं, तो इसको हम बोलेंगे आर्टेरियल डीपोलराइजेशन। नेक्स्ट है QRS, तो QRS कॉम्प्लेक्स में क्या होता है कि ये जो वेंट्रिकल होता है, वेंट्रिकल में जब कॉन्ट्रैक्शन होता है, ये जो वेंट्रिकल होते हैं ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, या फिर जो ब्लड होता है वो बंडल ऑफ ब्रांच में जाता है, तो उस दौरान जो भी वेव्स अपीयर होती हैं उनको हम बोलते हैं QRS कॉम्प्लेक्स, जिसको बोलते हैं वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन। नेक्स्ट इसमें है T, तो T कब होता है, T वेव्स तब ओरिजिन होती हैं जब ब्लड वापस से वेंट्रिकल में आता है। अगर वापस से ब्लड वेंट्रिकल में आ रहा है तो उस दौरान T वेव्स ओरिजिन होंगी, जिसको हम बोलते हैं वेंट्रिकल रीपोलराइजेशन। इस तरह से हम बीमारी को कैसे पता कर सकते हैं, अभी तो हमने देख लिया कि कौन सी वेव्स कब अपीयर होती है। तो अगर जो P वेव्स है, अब ये जो P वेव्स है, ये P वेव्स है, अगर ये एक सेगमेंट में चल रही है, एक सीक्वेंस में चल रही है, इसमें किसी भी तरह की एब्नॉर्मलिटी नहीं है, इसका मतलब कि P वेव्स सही है, मतलब कि जो एट्रियम ये ठीक है। लेकिन अगर जो P वेव्स है इसका जो एक पैटर्न है वो कंटिन्यू नहीं है, उसमें किसी भी तरह की एब्नॉर्मलिटी दिख रही है, इसका मतलब कि जो एट्रियम है उसमें किसी भी तरह की एब्नॉर्मलिटी है। नेक्स्ट अगर हम बात कर रहे हैं QRS की, तो अगर QRS जो सेगमेंट है इसमें किसी भी तरह की एब्नॉर्मलिटी दिख रही है, इसका जो पैटर्न है अगर उसमें कुछ भी इधर उधर दिख रहा है, इसका मतलब कि जो ये वेंट्रिकल है इसमें किसी भी तरह की दिक्कत आ रही है। नेक्स्ट जो T वेव्स है, अब T वेव्स में भी हम देख रहे हैं, T वेव्स में अगर ये जो पैटर्न है ये किसी भी तरह से ऊपर नीचे हो रहा है, इसका मतलब कि जो ब्लड की रिकवरी है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो रही है, इसलिए T वेव्स में कमी आ रही है। तो PQRST जो भी सेगमेंट है इनके थ्रू हम इजीली पता कर सकते हैं कि व्यक्ति में वेंट्रिकल से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है या फिर एट्रियम से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है या फिर जो ब्लड रिकवरी है उससे रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन इसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, जो भी हार्ट रेट है उसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे ये भी जानना जरूरी है। तो सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो ECG का ग्राफ होता है उसको रफली बना रखा है, जिसके थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे कि इस तरह से आप ग्राफ की रीडिंग कर सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे हार्ट रेट की, कि हार्ट रेट को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो हार्ट रेट को दो तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं। कैसे, इसके लिए सबसे पहले यहाँ पे जो R सेगमेंट होता है, हमने देखा था कि इसमें कितने सेगमेंट्स होते हैं, 3 होते हैं। कौन कौन से, एक तो होता है T, एक होता है QRST। तो ये जो 3 चीज होती है इसमें क्या है, ये R कहाँ पे होता है, ये जो पॉइंट्स होता है, क्योंकि अगर हम देखें तो जो पैटर्न होता है QRST सेगमेंट का वो किस तरह से होता है, वो कुछ इस तरह से होता है, इस तरह से सेगमेंट होता है। तो ये क्या हो गया, ये P है, ये Q, R, S एंड T। तो ये जो R सेगमेंट होते हैं, एक R से दूसरे R के बीच का जो डिस्टेंस होता है इसी को हम काउंट करते हैं। ये हम पहला इसमें जो मेथड हम अप्लाई करते हैं वो तब करते हैं जब ये जो R सेगमेंट होता है, R से लेके R के बीच का जो डिस्टेंस होता है या फिर जो पैटर्न होता है, जो सीक्वेंस होता है वो रेगुलर होता है, तब हम पहले मेथड को अप्लाई करते हैं। तो इसमें हम हार्ट रेट को मेजर करने के लिए हार्ट रेट को
कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे कि एक आर से लेके दूसरे आर के बीच के स्क्वायर को काउंट करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो एक आर से दूसरे आर के बीच का जो स्क्वायर है वो कितने हैं, 1 2 3 4 स्क्वायर हैं। तो हम एक आर से लेके दूसरे आर, ये क्या है, ये आर सेगमेंट है, तो एक आर से लेके दूसरे आर के बीच के जो स्क्वायर होते हैं उनको काउंट कर लेते हैं। ये हम तब करते हैं जब ये एक रेगुलर पैटर्न में होते हैं। अगर इनमें किसी भी तरह की एब्नॉर्मलिटी है, जैसे यहाँ पे क्या है, सभी एक सीध में है, एक रेगुलर पैटर्न में है, लेकिन अगर इसमें जो QRST सेगमेंट है अगर ये ऊपर नीचे रहता या फिर कहीं पे टूटा फूटा रहता, कहीं पे ज्यादा होता कहीं पे कम होता, तो फिर हम जो सेकेंड मेथड है उसको अप्लाई करते हैं। फर्स्ट मेथड हम तभी अप्लाई करेंगे जब ये रेगुलर हो, एक कंटिन्यू पैटर्न में हो। तो यहाँ पे क्या है, कंटिन्यू पैटर्न में है, तो अब एक आर से दूसरे आर के बीच में कितने स्क्वायर है इसको हमको काउंट करना है। तो 1 2 3 4 स्क्वायर यहाँ पे हो गए। जितने भी स्क्वायर यहाँ पे होंगे, एक आर से दूसरे आर के बीच में जितने भी स्क्वायर होंगे उसको हम लिखेंगे और फिर हम इसको 300 ऐड कर देंगे, तो हमको मिलेगा 74 ब्रीथ प्रति मिनट। ये हमको यूनिट मिल जाएगी। इसका मतलब कि जो भी व्यक्ति है उसका जो हार्ट रेट है वो पैटर्न क्या है, बिल्कुल सही है, क्योंकि हमको पता है कि हार्ट रेट का जो पैटर्न होता है वो कितना होना चाहिए, 60 to 100 बीट प्रति मिनट। तो ये क्या है, ये नॉर्मल हार्ट रेट की वैल्यू है। अगर 60 to 100 के बीच में हार्ट बीट आ रही है तो उसको हम क्या मानेंगे, उसको हम सही मानते हैं। तो यहाँ पे कितना है, 74 बीट प्रति मिनट। इसका मतलब कि जो भी व्यक्ति है उसका हार्ट रेट बिल्कुल सही है। वहीं पे अगर जो ये स्क्वायर है, आर से आर के बीच के जो स्क्वायर है ये अगर कम होते, 4 की जगह पे अगर 3 रहते, वो 100 बीट प्रति मिनट आता। इसका मतलब कि ये भी सही ही है, लेकिन ये हम तभी करेंगे, इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि इस तरह से हम हार्ट रेट तभी कैलकुलेट करेंगे जब ये जो आर सेगमेंट है ये क्या हो, ये एक सीक्वेंस में हो, इनमें किसी भी तरह की एब्नॉर्मलिटी ना हो। नेक्स्ट, अगर इसमें किसी भी तरह की एब्नॉर्मलिटी है तो फिर हम कैसे HR को कैलकुलेट करेंगे। उसमें ये जो स्ट्रिप होती है, इसमें जो 6 सेकंड मेथड होता है हम उसका यूज करते हैं। 6 सेकंड मेथड क्या होता है, हर 6 सेकंड पे एक स्ट्रिप निकलती है, तो 1 से लेके 6 सेकंड के बीच में जितने भी QRS कॉम्प्लेक्स होते हैं, ये क्या है, ये QRS कॉम्प्लेक्स है, ये पूरा QRS कॉम्प्लेक्स है, इसको हम काउंट कर लेते हैं। ये हम कहां से कहां तक काउंट करेंगे, 1 से लेके 6 तक। तो अभी हमने बात की, इसके पहले हमने बात की थी कि जो ये सेगमेंट होता है, एक सेगमेंट से दूसरे सेगमेंट की जो दूरी होती है, ये क्या, ये पूरा एक सेगमेंट है। उसके बाद जो दूसरा सेगमेंट स्टार्ट होगा, जैसे यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, अब ये दूसरा सेगमेंट ऐसे स्टार्ट हो रहा है, तो इस सेगमेंट से इस सेगमेंट के बीच की जो दूरी होती है वो 0.20 सेकेंड होती है। लेकिन ये जो स्ट्रिप होती है, एक स्ट्रिप से दूसरे स्ट्रिप 6 सेकंड की निकलती है, तो जो ये स्ट्रिप होती है 1 से लेके 6 सेकंड के बीच के जो भी ये QRS कॉम्प्लेक्स होते हैं उनको हम काउंट करते हैं। अगर हम यहाँ से इसको मान लेते हैं कि ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे क्या है, ये 6 सेकंड पे खत्म हो जा रही है, उसके बाद ये दूसरी स्टेप अब स्टार्ट हो रही है, तो अब इसके बीच में कितने QRS कॉम्प्लेक्स आ रहे हैं ये हमको काउंट करने हैं। तो ये 1 हो गया, ये 2 3 4 5 और 6, मतलब टोटल कितने आ रही हैं। तो अब ये यहाँ पे हम 6 हमने लिख लिया, इसको हम इंटू 10 कर देंगे और इसके बाद जो भी हमको रिजल्ट मिलेगा, यहाँ पे क्या आएगा, 60 बीट प्रति मिनट। तो जो 60 बीट प्रति मिनट आ रहा है ये क्या है, ये हार्ट रेट आ रहा है। इसका मतलब कि जो भी व्यक्ति है उसका हार्ट रेट सही है। QRS कॉम्प्लेक्स है, अगर मान लीजिए कि ये अधिक आता, 1 से लेके 6 सेकंड के बीच की जो भी QRS कॉम्प्लेक्स है उनको हम काउंट करते हैं। अगर यहाँ पे 6 की जगह पे 7 आता या फिर 8 आता, अगर मान लीजिए 8 ही आ रहा है तो इसको हम इंटू 10 कर देंगे, तो कितना आएगा, 80 बीट प्रति मिनट हमको मिल जाएगा। या फिर अगर 7 आ रहा है तो 7 इंटू 10 कर देंगे तो कितना आएगा, 70 आ जाएगा। तो इस तरह से हम हार्ट रेट कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। तो दो तरीके से हम हार्ट रेट निकालते हैं। एक, जब ये जो RR का सेक्शन होता है ये एक रेगुलर पैटर्न में हो तब, अगर रेगुलर नहीं है, इसमें किसी तरह की एब्नॉर्मलिटी है, तो फिर हम सेकंड मेथड अप्लाई करते हैं। तो इस तरह से जो ग्राफ होता है उसके थ्रू हम हार्ट रेट देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम व्यक्ति का हार्ट रेट देखते हैं। अब हार्ट रेट जब हम मेजर कर लेते हैं उसके बाद हम 1 बाय 1 जो भी वेव्स होती हैं उनको देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या है, P वेव्स है, तो हम सबसे पहले देखेंगे P वेव्स के बारे में। तो अगर हम देखें यहाँ पे P वेव्स, तो P वेव्स के लिए हम एक छोटा सा ग्राफ ऐसे बना लेते हैं रफली।
पी वेव्स होती है इसकी जो लंबाई और चौड़ाई होती है उसी के आधार पे हम ये देखते हैं कि जो भी वेंट्रिकल है या फिर जो एट्रियम है उसमें किसी भी तरह की एब्नॉर्मलिटी है या फिर नहीं है। जैसे ये क्या है, ये पी वेव्स यहाँ पे है, ये क्या है, पी है, पी वेव्स है सब ये। तो अब इनका हम पैटर्न देखते हैं या फिर इनकी जो साइज होती है उसको देखते हैं। तो किस तरह से देखेंगे, तो जो पी वेव्स की चौड़ाई होती है, पी वेव्स की जो चौड़ाई होती है नॉर्मली वो 3 बॉक्सेस से कम होनी चाहिए, मतलब कि लेस देन 3 बॉक्सेस होनी चाहिए। तो अगर हम देखें तो 1 2 3 ये 3 बॉक्स हैं, 3 बॉक्स से कम इसकी चौड़ाई होनी चाहिए। तो मान लीजिए हम इतना मान लेते हैं। इसके बाद जो इसकी ऊंचाई होती है ये 2.5 बॉक्सेस से कम होनी चाहिए। लेस देन ऊंचाई क्या है, ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, लेस देन 2.5 बॉक्सेस। तो 2.5 का मतलब कि 1 2 इसका हाफ ले लेते हैं, तो यहाँ से करते हैं। मान लीजिए यहाँ तक जो इसकी ऊंचाई है वो होनी चाहिए। तो जो पी वेव्स होती हैं इनका जो नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरह से बन जाएगा। तो ये जो पी वेव्स है अब यहाँ पे क्लियरली दिख रहा होगा कि इसकी जो चौड़ाई है ये 3 बॉक्स से कम है, कम्प्लीटली ये 3 बॉक्सेस में नहीं है। और इसकी जो ऊंचाई है वो भी क्या है, 3 बॉक्सेस में नहीं है, 2.5 बॉक्सेस के बीच में ही है या फिर 2.5 बॉक्सेस से कम है। तो ये क्या है, ये नॉर्मल है। तो ये जो पी वेव्स होती है अगर इसकी ऊंचाई और इसकी चौड़ाई में किसी भी तरह का अंतर देखने को मिलता है, अगर ये बहुत ज्यादा ऊंचाई इसकी हो गई है या फिर इसकी जो चौड़ाई है वो बढ़ गई या फिर कम हो गई है, तो फिर देखने को मिलता है कि जो एट्रियम है उसमें किसी भी तरह की एब्नॉर्मलिटी देखने को मिल जाती है। अब इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे कि किस एट्रियम में समस्या हो रही है या फिर कैसी समस्या हो रही है। तो अगर ये जो पी वेव्स है जब इसकी ये चौड़ाई बढ़ी हुई होती है, अगर मान लीजिए ये जो चौड़ाई है ये 3 बॉक्स से अधिक हो जा रही है, जो नॉर्मल पी वेव्स है वो क्या है, वो कुछ इस तरह से है। लेकिन अगर ये जो चौड़ाई है ये बढ़ी हुई आ रही है, अगर पी वेव्स मान लीजिए इस तरह से आ रही है, इसका मतलब लेफ्ट एट्रियम है वो क्या है, वो इनलार्ज हो गया है। लेफ्ट एट्रियम का जो साइज है वो बढ़ा हुआ आ रहा है। जब हम देखेंगे कि जो पी वेव्स है, यहाँ पे जो पी वेव्स होती हैं, अगर इनका जो स्क्वायर में जो इसकी चौड़ाई दिखाई जाती है, नीचे ये जो चौड़ाई है अगर ये 3 बॉक्सेस से अधिक है, इसका मतलब लेफ्ट साइड का मतलब बाएं साइड का जो एट्रियम है उसमें इनलार्जमेंट हो गया है, किसी भी वजह से वो बढ़ा हुआ आ रहा है। इस वजह से जो पी वेव्स होती हैं इनकी जो चौड़ाई है वो ज्यादा आ रही है। इसके अलावा अगर इसकी जो ये ऊंचाई है वो बढ़ी हुई आ रही है, अगर ये जो ऊंचाई है ये ज्यादा बढ़ी हुई आ रही है, इसका मतलब जो राइट एट्रियम है उसमें इनलार्जमेंट आ रहा है। तो इस तरह से जो एट्रियम है उसमें जो एब्नॉर्मलिटी होती है वो पी वेव्स के थ्रू हमको पता चल गई। क्योंकि जो पी वेव्स होती हैं ये कहाँ पे ओरिजिन होती हैं, जो एट्रियम होता है, जब ब्लड एट्रियम में आता है या फिर वेंट्रिकल में आता है तो उस दौरान पी वेव्स ओरिजिन होती हैं, जिसको हम बोलते हैं एट्रियम डीपोलराइजेशन। तो एट्रियम डीपोलराइजेशन कब होता है, जब ब्लड एट्रियम में आता है। नेक्स्ट अगर जैसे पी वेव्स है, अगर ये इनकी जो चौड़ाई है ये भी बढ़ी हुई है और जो ऊंचाई है वो भी बढ़ी हुई है, कुछ इस तरह से इसका स्ट्रक्चर बन के आ रहा है, इसका मतलब कि जो लेफ्ट एंड राइट एट्रियम है उन दोनों में ही इनलार्जमेंट देखने को मिल रहा है। तो जो ये पी वेव्स की लंबाई या चौड़ाई होती है इसी पर डिपेंड करता है जो एट्रियम होता है उसका फंक्शन। नेक्स्ट हम देखेंगे जो QRS सेगमेंट होता है, QRS कॉम्प्लेक्स होता है, उसके बारे में। तो अगर हम बात करें QRS कॉम्प्लेक्स की, तो QRS कॉम्प्लेक्स जो वेव्स होती हैं ये कब ओरिजिन होती हैं, जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है। जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उस दौरान वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन होता है, जिसको हम बोलते हैं कि QRS। क्यों? क्योंकि जब वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन होता है तो QRS वेव्स ओरिजिन होती हैं। तो अब हम इसको कैसे जानेंगे कि जो वेंट्रिकल होता है उसमें कौन सी एब्नॉर्मलिटी हो रही है। जब हम इसी का ग्राफ देखते हैं उस दौरान जो ये QRS सेगमेंट होता है या QRS कॉम्प्लेक्स होता है उसको हम मेजर करते हैं। नॉर्मल जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरह से होता है, इस तरह से होता है। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, Q, ये R और ये S। ये जो QRS कॉम्प्लेक्स होते हैं इनकी जो दूरी होती है ये 0.08 to 0.12
सेकेंड होती है। अगर इससे कम या फिर इससे ज्यादा डिस्टेंस हो रहा है, इसका मतलब कि जो वेंट्रिकल होता है उसमें किसी भी तरह की समस्या हो रही है। तो इसको हम कैसे मेजर करते हैं? इसको हम दो तरीके से मेजर करते हैं। तो अगर जो ये QRS कॉम्प्लेक्स है, इनकी जो दूरी है ये 0.11 सेकेंड से अधिक हो रही है, इसका मतलब कि जो वेंट्रिकल है, वेंट्रिकल से निकलने वाले जो बंडल ऑफ ब्रांच होती हैं उनमें किसी भी तरह का ब्लॉकेज हो रहा है, ये इस बात को इंडिकेट करता है। तो इसमें भी दो टाइप्स होते हैं। कौन कौन से? एक होता है लेफ्ट वेंट्रिकल ब्रांच ब्लॉकेज एंड एक होता है राइट वेंट्रिकल ब्रांच ब्लॉकेज। ये दो टाइप इसमें देखने को मिलते हैं। तो ये कब देखने को मिलेंगे? जब ये जो QRS कॉम्प्लेक्स होता है इसमें किसी भी तरह की एबनॉर्मलिटी होती है। इसको हम कैसे मेजर करते हैं? जिस तरह से हमने देखा था P वेव्स में, उसमें हमने स्क्वायर के थ्रू और जो उसकी ऊंचाई थी या जो उसकी चौड़ाई थी उसके थ्रू उसको मॉनिटर किया था। इसी तरह से जो QRS वेव्स होती हैं इनको भी हम मॉनिटर करेंगे। तो जब ECG होता है तो ECG के दौरान जो ग्राफ निकलता है या फिर ECG करते समय कुछ लीड्स का यूज किया जाता है। ये जो लीड्स होती हैं ये V1 to V6 होती है, मतलब 6 लीड लगाई जाती हैं। तो जब हम QRS कॉम्प्लेक्स मेजर करते हैं, देखते हैं, तो उस दौरान जो V1 एंड V6 लीड होती है उसी को हम मॉनिटर करते हैं। तो इसमें जैसे नॉर्मल जो स्ट्रक्चर होता है QRS का वो कुछ इस तरह से होता है। तो नॉर्मल अगर हम देखें V1 एंड V6 के बारे में, तो इसमें जो नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है V1 एंड V6 जो वेव्स होती है उनका, V1 जो होती है वो कुछ इस तरह से होती है, इस तरह से होती है, और जो V6 होती है वो कुछ इस तरह से होती है। ये क्या है? ये नॉर्मल है। लेकिन जब इनके स्ट्रक्चर में किसी भी तरह की नॉर्मलिटी हो जाती है, जैसे अगर हम देखें V1 है, ये V6 है। अब यहाँ पे ये जो नॉर्मल स्ट्रक्चर है इसकी जगह पे जो ये V1 है, अगर इसका जो स्ट्रक्चर है वो W की तरह हो जाए, कुछ इस तरह से हो जाए, और जो ये V6 है इसका जो स्ट्रक्चर है वो M की तरह इस तरह से दिखाई दे, इसका मतलब कि यहाँ पे जो व्यक्ति का वेंट्रिकल है उसमें ब्लॉकेज हो रहा है, लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉकेज हो रहा है। यहाँ पे इसको जो हम लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉकेज बोल रहे हैं, यहाँ पे हम टर्मिनोलॉजी में वेंट्रिकल भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये जो QRS कॉम्प्लेक्स है ये किसमें ओरिजिन होता है? जब जो वेंट्रिकल होता है वो कॉन्टेक्ट होता है। तो वेंट्रिकल से रिलेटेड ये एब्नॉर्मलिटी है, तो यहाँ पे हम वेंट्रिकल टर्मिनोलॉजी भी यूज कर सकते हैं। तो ये हम पहली ये कंडीशन होती है। नेक्स्ट जो V1 वेव्स हैं वो M की तरह हो जाए, और जो V6 है ये क्या है? ये W की तरह हो जाए। इसका मतलब कि जो राइट बंडल ब्रांच है वो ब्लॉक हो रहा है। तो जब भी हम ग्राफ देखते हैं, अगर ग्राफ में ये जो सेगमेंट है, ये सेगमेंट में किसी भी तरह की एब्नॉर्मलिटी देखने को मिलती है, यहाँ पे जो ये Q सेगमेंट है अगर इसमें एब्नॉर्मलिटी देखने को मिल रही है, या फिर जो ये S वाला है इसमें एब्नॉर्मलिटी देखने को मिल रही है, या फिर जो ये R वाला है इसमें एब्नॉर्मलिटी देखने को मिल रही है, ये जो भी QRS कॉम्प्लेक्स है अगर इसके स्ट्रक्चर में या फिर इसका जो भी डिस्टेंस है उसमें एब्नॉर्मलिटी है, कम या ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब कि जो वेंट्रिकल है, वेंट्रिकल में जो बंडल ऑफ ब्रांचेस हैं उनमें दिक्कत हो रही है। नेक्स्ट अगर हम बात करें अब T वेव्स की, तो अगर हम देखें T वेव्स के बारे में, तो T वेव्स किस तरह की होती हैं? जैसे यहाँ पे हमने देखा हुआ है यहाँ पे स्ट्रक्चर में, तो T वेव्स कुछ इस तरह से नॉर्मली होती हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये इन्वर्टेड हो जाती हैं। जैसे क्या है कि ये मान लीजिए ऐसे स्ट्रक्चर है, ये ग्राफ है, अब इसमें T वेव्स इस तरह से जानी चाहिए, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जस्ट अपोजिट हो जाती है, उल्टी हो जाती है, T वेव्स इस तरह से हो जाती हैं। अगर T वेव्स उल्टी हो जा रही है इसका मतलब कि जो ब्लड सप्लाई हो रही है वो प्रॉपर नहीं हो रही है, ब्लड की आपूर्ति बाधित हो रही है। कभी कभी क्या होता है कि ये बहुत पिक्ड हो जाती है, ऐसे हो जाती हैं, कभी कभी ये बिल्कुल फ्लैट हो जाती है, बिल्कुल सीधी हो जाती है, और कभी कभी क्या होता है कि ये दोनों तरह दिखाई देती हैं। जैसे अगर ये ऐसे ग्राफ है तो ग्राफ में ये इधर भी होंगे और इधर भी होंगी, दोनों तरफ दिखाई देती हैं, ऊपर भी ये उठी हुई रहती है और नीचे भी उठी हुई रहती हैं। तो अगर जो T वेव्स होती है इसमें किसी भी तरह की एब्नॉर्मलिटी देखने को मिलती है, इसका मतलब कि जो हार्ट है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पा रहा है, इसीलिए जो ब्लड होता है उसकी आपूर्ति नहीं हो पा रही है, वो पूरी उसकी रिकवरी नहीं हो पा रही है। तो इस तरह से जो ECG का ग्राफ होता है उसको हम रीड कर सकते हैं। जो P वेव्स होती हैं या फिर जो QRS कॉम्प्लेक्स होता है या फिर T वेव्स होती हैं, उनके स्ट्रक्चर के आधार पे, उनके डिस्टेंस के आधार पे या फिर जो हार्ट रेट होता है उसके आधार पे हम ये पता लगा सकते हैं कि जो व्यक्ति है उसके वेंट्रिकल में दिक्कत है या फिर उसके एट्रियम में दिक्कत है।
और अगर राइट या फिर लेफ्ट किसी भी एचएम में दिक्कत है तो फिर कौन से वहाँ पे ये जो पैटर्न है कौन से वहाँ पे एब्नॉर्मलिटी देखने को मिलेगी। अगर वेंट्रिकल में ही राइट या फिर लेफ्ट में दिक्कत है तो कौन से एब्नॉर्मलिटी देखने को मिलेगी, हम कौन सा सेगमेंट उसमें देखेंगे। क्योंकि स्पष्ट हमने देखा था कि जो पी वेव्स होती हैं वो रिलेटेड होती हैं एचएम से, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स रिलेटेड होता है जो वेंट्रिकल होता है उससे, और जो टी वेव्स होती हैं ये रिलेटेड होती हैं ब्लड की रिकवरी से। तो ये तीनों अलग अलग चीजें हैं और अगर हम ग्राफ में इसको इस तरह से मेजर करें, देखें तो आसानी से पता कर सकते हैं कि व्यक्ति में हार्ट से रिलेटेड कौन सी समस्या हो रही है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आज की वीडियो से आपको ईसीजी देखना तो समझ में आ ही गया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में फिर किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।